हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित पीआरटी में जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद के दोनों सदन के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? ऑप्शन ये है कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो ऑप्शन ये तो सही है। आगे देख लेते हैं। बी कह रहा है कि विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन सी कह रहा है न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किया जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। तो ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि विधानमंडल यहाँ पर इसको सीमित कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन की क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ये है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, ऑप्शन बी सरकार में स्थिरता को, ऑप्शन सी सामान्य राजनीतिक सोच को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यता क्या शामिल है? दक्षिणी एशिया के अंतर्गत 7 देश आते हैं। अब ये कौन कौन देश हैं 7? पहला ऑप्शन कह रहा है कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। ये 7 देश दक्षिणी एशिया में शामिल हैं। ऑप्शन ये सही है। आगे देख लेते हैं। नेपाल, भूटान, भारत, अफगानिस्तान, चीन। चीन देश दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है चीन, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि बांग्लादेश, भारत, चीन, नेपाल, जापान। जापान भी दक्षिणी पूर्वी एशिया देश के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर आधारित है या नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, परंपरा पर आधारित है या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान पर आधारित है और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर भी आधारित है। और ऑप्शन सी है ये गलत है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष निवेश यानी जो एफडीआई है, एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? यानी कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एफडीआई प्राप्त करने वाला सबसे अधिक जो राज्य है वो कर्नाटक है। कर्नाटक ने सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है
और दूसरे स्थान पर एफडीआई प्राप्त करने में महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन ये सही है, कर्नाटक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ये कह रहा है कि नौकरी कम भुगतान की तथा अक्सर नियमित होती है। बी कह रहा है रोजगार सुरक्षित होता है। सी कह रहा है छोटे तथा बिखरे हुए बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर रहने वाली इकाइयों को संश्लेषित करता है। तो ये जो असंगठित क्षेत्र नहीं कह रहा है, यानी कि जो संगठित क्षेत्र है, वो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो रोजगार सुरक्षित होता है ये सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, यानी किसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ऑप्शन ए है योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे NS वो कहते हैं, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नदी के अपरदन कार से बनी स्थलाकृति है। कौन सी स्थलाकृति है जो नदी के अपरदन कार से बनी है? तो ऑप्शन ये है डेल्टा, ऑप्शन बी है बाढ़ का मैदान, ऑप्शन सी है गार्ज, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नदी के दो कार्य हैं, एक अपरदन और दूसरा निक्षेपण। तो जो डेल्टा है ये निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, और बाढ़ का मैदान ये भी निक्षेपण से बना है। निक्षेपण मतलब होता है कि मिट्टी को जमा करती है नदी, और अपरदन के मतलब होता है कि मिट्टी को काटती है। तो जो डेल्टा और बाढ़ का मैदान है, यहाँ मिट्टी को नदी जमा करती है। गार्ज क्या है? गार्ज अपरदन स्थलाकृति है, यानी अपरदन मतलब जहाँ मिट्टी को काटती है नदी। तो जो गार्ज है ये अपरदन कार से बनी है। गार्ज और कैनियन ये वी आकार की घाटी की तरह अपरदन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ये कह रहा है कि पुस्तकालय, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रामीण खेल, अगला है ईंधन और चारा, आगे है उपरोक्त में से एक से अधिक, ये कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ग्रामीण खेल है ऑप्शन सी, ये संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ और जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जगें और कार्यरत हो सके? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है। तो एनी बेसेंट ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाए जाने की निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस ऑप्शन ये कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। भारत का जो CAG है उसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन सी सही है। और अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG है, यानी कि भारत का
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए है कार्यकारी विधान पर समिति, ऑप्शन बी है अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन सी है प्रशासकीय विधान पर समिति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। संसदीय समिति कार्यपालिका को जो नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर समिति। तो ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन ए है बी.आर. जाखड़, ऑप्शन बी है जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन सी है हुकुम सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी.वी. मावलंकर जो प्रथम स्पीकर थे, इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऑप्शन बी सही है, जी.वी. मावलंकर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संसद में होते हैं, क्या होते हैं भारत की संसद में? राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा, चौथा है उपराष्ट्रपति। संसद जो होता है, संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। यानी कि संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और जब सदन पूछा जाए तो सदन 2 हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो संसद के अंतर्गत 2 सदन हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, और अंग 3 हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के अंदर तीनों आएंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में आने वाला शीतोष्ण चक्रवात भारत के किस भाग से प्रवेश करता है? यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन सी है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये भारत में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है। यानी कि जब भारत में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है उसी समय जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है उत्तर पश्चिम दिशा से। तो ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? ऑप्शन ए है सह्याद्री विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी है भादला जोधपुर, ऑप्शन सी है पावागढ़ पालवटी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई जो सौर ऊर्जा परियोजना है ये मध्य प्रदेश खांडवा जिला में है, ओंकारेश्वर बांध पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। तो इसमें से जो सह्याद्री विशाखापत्तनम है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है और पहली कौन है? खंडवा मध्य प्रदेश वाली। तो इसमें पहला पूछ रहा है और पहला कोई नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए है मृत्युदंड, ऑप्शन बी है कि सामानों की कुर्की, ऑप्शन डी है कारावास, ऑप्शन
डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में जो टैक्स चोरी करते थे उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। ऑप्शन ये है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत नहीं, निचली परत है, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। नहीं, जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यह घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो ऑप्शन जो सी है ये बात सही है। आप जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। अब इसे औसत निकालना है, तो औसत में क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ध्रुव पर 8, विषुवत रेखा पर 18, इन दोनों का योग करोगे तो हो जाएगा 26 किलोमीटर। तो ये पदों का योग हो गया और पदों की संख्या 1 और 2 यानी कि 2 पद हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जब इसे भाग दोगे तो 13 आ जाएगा, यानी कि जो इसकी औसत ऊंचाई है कितनी है, 13 किलोमीटर है। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ। भारतीय महाद्वीप है, इसमें लोहे का प्रयोग कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 12,000 वर्ष पहले, दूसरा है प्रायः 6,000 वर्ष पहले, सी कह रहा है कि 9,000 वर्ष पहले, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो 950 ईसा पूर्व के आसपास भारत में सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ था। तो 950 ईसा पूर्व कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। देवप्रयाग में मिलती है, या प्रयागराज में मिलती है, या देहरादून में मिलती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है, और जब बद्रीनाथ से निकलती है और यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और भागीरथी नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है इसे देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। ऐसे 5 प्रयाग हैं। सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद में है कर्ण प्रयाग, इसके बाद में है रुद्र प्रयाग, और सबसे अंत में है जो है देवप्रयाग। तो इस प्रकार 5 प्रयाग हैं, और अलकनंदा से भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। तो ऑप्शन ये सही है, देवप्रयाग। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन बी है सोन नदी घाटी, ऑप्शन सी है महानदी घाटी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दामोदर नदी घाटी में जो है ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यानी कि दामोदर नदी घाटी सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और दामोदर नदी जो घाटी है ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल ये 2 राज्य के अंतर्गत आती है। तो झारखंड में कोयले की सबसे बड़ी खान झरिया स्थित है। दूसरा है ऑप्शन बी सोन नदी। सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए
गंगा नदी में मिल जाती है। और मध्य प्रदेश में सिंगरौली स्थान है और सिंगरौली में कोयला प्राप्त होता है। तो सोन नदी घाटी में भी कोयले के भंडार हैं। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होके बहती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होके बहती है और छत्तीसगढ़ में कोरबा की खान है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों सही हैं। तो इसके मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। पहला है कि धूमकेतु हैं, दूसरा है उपग्रह हैं, तीसरा है क्षुद्र ग्रह हैं, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर तो सूर्य है और सूर्य के बाद सबसे पहले बुध, इसके बाद में शुक्र ग्रह, इसके बाद में है शुक्र के बाद में पृथ्वी और है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद में यहाँ पर बृहस्पति है और फिर शनि ग्रह है, फिर अरुण है और फिर इसके बाद में वरुण ग्रह है। तो ये है मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति ग्रह। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। किसकी पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। और ये किस ग्रह के बीच है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच है। तो यही पूछ रहा है कि ये क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही है, सुमेलित है? अबोर झारखंड में है, तो अबोर झारखंड में नहीं है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में अबोर है। बी कह रहा है कि दूनागिरी उत्तराखंड में, ये सही है। ऑप्शन सी कह रहा है मिकिर असम में है, तो ये भी सही है। इसमें पूछ रहा कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा था, तो गलत कौन है? ऑप्शन ए अबोर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? बी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, सी राजगोपालाचारी ने किया था, के कामराज ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी राजगोपालाचारी ने नमक आंदोलन वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ पर? तमिलनाडु के तट पर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, सी राजगोपालाचारी। इन्हें दक्षिणी भारत में नमक आंदोलन के जो है प्रेरता कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है। भारत की समुद्री सीमा, जिसे क्षेत्रीय सीमा कहते हैं, ये 12 नॉटिकल मील है। क्षेत्रीय सीमा कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। और एक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये 200 नॉटिकल मील तक है। 200 नॉटिकल मील तक है। तो क्षेत्रीय सीमा पूछ रहा है, क्षेत्रीय सीमा 12 नॉटिकल मील है। और एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी है 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद ने की या राजकुमार शुक्ल ने की, श्री कृष्ण सिंह ने की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो किसानों का नेतृत्व किया है स्वामी विद्यानंद ने किया है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, स्वामी विद्यानंद। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।
क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।